गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं अबाउट कैपेसिटर। अबाउट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बेस्ट ट्रिक टू फाइंड द शेयरिंग ऑफ चार्ज। मैंने आपको बहुत से प्लेट दी गई हैं, जैसे एक पहला प्लेट है, देयर आर सम 4 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स। आपको 4 कंडक्टिंग प्लेट्स दी गई हैं, सबका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक ही है। और पहले प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर प्लस के 4 क्यू, माइनस 2 क्यू, प्लस के 7 क्यू। यू हैव टू फाइंड द चार्ज। आपको चार्ज फाइंड करना है, चार्ज ऑफ ईच सरफेस, मैंने सरफेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, और किसी भी 2 सरफेस को अगर कनेक्ट किया जाए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है और इसको एकदम बेस्ट ट्रिक से एकदम सेकेंडों में इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही एक अच्छा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए। एक मैं कंपैरिजन करूंगा इसके लिए। एक कंपेयर कर दीजिए, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, एक बर्तन है, ठीक है बेटा, देयर इज ए कैन, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया है। इस कंटेनर में हमने क्या लिया बेटा, लिक्विड लिया। समझ लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। किसी भी कंटेनर में जो लिक्विड लिया जाता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, आई रिपीट अगेन, ये जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड, यह क्या है बेटा, चार्ज है। यह चार्ज के इक्विवेलेंट होता है ना, यह समझो कि चार्ज है। किसी कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड, किसी कंटेनर में जो पानी लिया गया, लिक्विड लिया गया है, इसको हम चार्ज मान सकते हैं, यह चार्ज जैसा होता है। और किसी भी कंटेनर में जब लिक्विड लोगे बेटा तो उसमें एक लेवल आएगा, इस लेवल को ना, जो लेवल आ रहा है उस लेवल को हम मानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ट्रीट करता है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, माने एक इसको V से हम डिनोट करेंगे। किसी भी कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड, किसी कंटेनर में जो लिक्विड की मात्रा है वह चार्ज जैसा होता है। और उस कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में जब हम कोई लिक्विड लेंगे तो उसमें एक लेवल आएगा और जो लेवल होता है यह काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा। अब देख लीजिए बेटा, अगर इसमें और मैं लिक्विड ऐड कर दूं, इसमें और लिक्विड अगर ऐड किया जाए, यानी इस कंटेनर में अगर और मैं लिक्विड को डालूंगा तो लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। जैसे जैसे इस कंटेनर में मैं लिक्विड ऐड करता जाऊंगा, वैसे वैसे इस लिक्विड का, इस कंटेनर में लिक्विड का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। यानी किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड का अमाउंट बढ़ाएंगे तो लेवल भी बढ़ेगा। इसका मीनिंग हो गया कि अगर चार्ज जो होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V होगा। अगर किसी कंडक्टर, किसी भी बॉडी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे, चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि चार्ज Q इज डायरेक्टली पोटेंशियल टू द V। किसी भी कंडक्टर को जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना अधिक हो जाता है। अब यहां एक कांस्टेंट लगा दीजिए तो हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, जहां C एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। C क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल ये कहलाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, C इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगा। और C का मतलब ये होगा ना, C का मतलब भाई एक कंटेनर जो लिए हो, इस कंटेनर में लिक्विड को स्टोर करने की एक क्षमता है।
इस कंटेनर में लिक्विड स्टोर करने की एक कैपेसिटी है। उसी प्रकार किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर भी चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, और उसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, या चार्ज को स्टोर करने की एफिशिएंसी को मेजर करता है। जिस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिस कंटेनर, कोई कंटेनर है, अगर किसी कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें ज्यादा लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही जिस कंडक्टर का या जिस मटेरियल का अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बताना चाहते हैं कि उस कंडक्टर पर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को नापता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और इस चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की क्या तरीके होंगे ना, बिजली को कैसे स्टोर किया जा सकता है, इस चैप्टर में पढ़ाया जा सकता है। अभी तक हमारे पास क्या है, वी कैन, जैसे कैपेसिटर एक बहुत अच्छी डिवाइस होती है। कैपेसिटर कैन एबल टू स्टोर द गुड डील अमाउंट ऑफ चार्ज बट कैन नॉट होल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर तो करता है लेकिन रिटेंट नहीं कर सकता, बहुत देर तक अपने पास उसको रख नहीं पाएगा। चार्ज को स्टोर करेगा, ले लेगा, लेकिन तुरंत क्या करेगा, दूसरे डिवाइस को सप्लाई कर देगा। हमें क्या चाहिए कि ऐसा कोई कंडक्टर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस चाहिए जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर ले और हम जब चाहें तब उसका हम यूज कर सकते हैं। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे बैटरी चार्ज को स्टोर करती है लेकिन वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके स्टोर करती है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक व्हाट आर द बेस्ट मेथड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कैसे किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का एक बढ़िया तरीका है कैपेसिटर जो होता है यह चार्ज को स्टोर कर सकता है बट कैन नॉट होल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, चलिए, तो Q बराबर C भी ध्यान रखना, जहां C क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। जिस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो C के बारे में पढ़ लेते हैं। C क्या है बेटा, तो Q बराबर C भी, तो C बराबर Q बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। C बराबर Q बाई V, या C बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा V, या C बराबर लिमिट डेल्टा V अप्रोचिंग 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा V। ऐसे हम कहेंगे dQ बाई क्या हो जाएगा dV। मैथ में बच्चे थोड़ा जान लीजिए कैपेसिटर है, अगर y बराबर fx एक फंक्शन है तो आप जानते होंगे dy बाई ds का मतलब क्या होता है, dy बाई ds का मतलब हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को कहा जाता है dy बाई dx। तो अगर डेल्टा v अप्रोचिंग 0 तो डेल्टा q बाई डेल्टा v को dq बाई dv कहा जा सकता है। यानी चार्ज का ना, अगर चार्ज का पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमको प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमको मिल सकता है, इंस्टेंटेनियस हमको प्राप्त हो सकता है। चलो बेटा, तो डिफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ा जाए C के बारे में। तो पहले हो जाएगा C बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा V। थोड़ा इसका देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ C की यूनिट क्या होगी बेटा, तो C की यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज की क्या होता है, कुलम्ब, और ये क्या हो जाएगा V का वोल्ट, यानी कि कुलम्ब बाई वोल्ट, और बराबर होता है फैरेड, बराबर क्या हो जाएगा फैरेड। तो कुलम्ब, चार्ज की जो यूनिट होती है कुलम्ब होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट होता है, वोल्ट। तो कुलम्ब बाई वोल्ट बराबर क्या होता है, फैरेड। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फैरेड कहलाती है। जैसे 1 फैरेड, जैसे 1 माइक्रो फैरेड का मतलब हो जाएगा 10 के पावर माइनस के 6 फैरेड। 1 पिको फैरेड का मतलब हो जाएगा 10 के पावर माइनस के 12 फैरेड। तो फैरेड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहेंगे, तो वो सिंपल सी डिफिनेशन इसकी होती है। देखिए यहां से मैं डिफाइन कर दूंगा इसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। तो देखिए
अगर मान लो कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर हमने इसको चार्ज दिया हुआ है ना, कुछ इसको Q दिया हुआ है और कुछ इसके पास V भी है। मान लो इसका वोल्ट कितना है बेटा, इसका वोल्ट मान लो कि 10 वोल्ट है। अगर मैं 10 वोल्ट से 11 वोल्ट करना चाहूं, किसी भी कंडक्टर जिसको चार्ज दिया गया है, अगर चार्ज है तो उसका एक पोटेंशियल भी होगा। अगर उसके पोटेंशियल के मान को हम 1 वोल्ट रेज करना चाहते हैं, 1 वोल्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चार्ज और इसको देना होगा ना। अरे भाई किसी कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड के लेवल को 1 सेंटीमीटर राइज करना चाहते हैं तो उसमें और लिक्विड डालना होगा। वैसे ही किसी भी कंडक्टर का अगर कोई पोटेंशियल है और उसके पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको और चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो वैसे डिफरेंस इसकी बन जाएगी टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मैंने किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना और चार्ज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, आई रिपीट अगेन, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी भी अगर कोई कंडक्टर है उसको चार्ज दिया गया है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना और चार्ज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जिस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ओके बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना, Q बराबर CV। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सिंपल सा फार्मूला है। जैसे मान लीजिए एक हैलो स्फेयर है बेटा, हैलो स्फेयर, खोखला गोला, एक हैलो स्फेयर है और हैलो स्फेयर इसकी रेडियस कितनी है, R है। हैलो स्फेयर है, खोखला गोला है और खोखला गोला के अंदर जानते हो ना खोखला, और इसको चार्ज दे दो बेटा, इसको चार्ज दे दीजिए। इसको कंडक्टिंग एक हैलो स्फेयर है और इसको चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया बेटा, मान लेते हैं इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है, प्लस के Q इसको चार्ज दिया गया है। और जानते हो कि हैलो स्फेयर के अंदर E का मान क्या होता है, 0 होता है, पढ़ाया गया होगा। और बाहर आपका अंदर E का मान 0 होता है और V क्या होता है, V यूनिफॉर्म होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, गॉस थ्योरम में सब जानते होंगे। अच्छा, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है कि वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती हैं। क्या होंगी, नॉर्मल होती है। और किसी स्फेयर का नॉर्मल रेडियस, किसी भी गोला का जो रेडियस आगे खींच दोगे तो वही उसका नॉर्मल बन जाता है। तो रेडियल लाइन जो होती है, रेडियल लाइन वो स्फेयर पर नॉर्मल होती है। इसका मतलब अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेगी। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, एकदम रेडियल लाइन बेटा। क्या बनेगी, रेडियल इसकी लाइन इसका बनेगा। ठीक है, रेडियल लाइन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अंदर E का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल भी पढ़ाया जा चुका है ना, पोटेंशियल सब जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। पोटेंशियल रिलेशन आप जानते होंगे कि VA माइनस VB बराबर माइनस इंटीग्रेशन B से लेके A तक और वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr। ये सब फार्मूला जानते होंगे। इस फार्मूले की मदद से हम लोग इसका निकाल सकते हैं कितना पोटेंशियल आएगा। वैसे गॉस थ्योरम में इसका पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका कितना V होता है, V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K, और ये हो जाएगा Q बाई R। Q बाई R, Q बाई क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। Q बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। Q बाई R हो जाएगा। ठीक है, V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई R हो जाएगा। अब ध्यान रखो बेटा, ये फार्मूला आप जानते होंगे। अब हमको ये निकालना है इसका C कितना होगा। तो फार्मूला पढ़ो, Q बराबर क्या होता है, CV। तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V, यानी कि Q और V का मान रख दीजिए यहाँ पर 1/v है बेटा, तो उल्टा रखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू हो जाएगा R बाई क्या हो जाएगा Q। Q से Q कैंसिल
और इसका आ गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और इनटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R हो जाएगा। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यानी अगर कोई कंडक्टर है बेटा, हैलोस्फीयर है, तो उस पर चार्ज स्टोरेज करने की जो क्षमता है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस पर ज्यादा ज्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। बट दिस इज नॉट ए गुड वे, दिस इज नॉट ए गुड वे टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज को स्टोर करने का यह बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रेडियस जिस रेशियो में रेडियस को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। जैसे रेडियस को 4 गुना करेंगे तो C भी 4 गुना होगा, तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि यानी कि स्फेरिकल जो हैलोस्फीयर है, स्फेरिकल हैलोस्फीयर जो खोखला जो गोला है, उस पर अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब कि अगर खोखला गोला लेकर के हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, ज्यादा चार्ज स्टोर करना होगा तो बहुत बड़ा हैलोस्फीयर हमको लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए गुड वे टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज स्टोर करने का अच्छा तरीका नहीं है, फिर भी याद कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और इनटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, चलिए ओके, बस फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए छोटा सा एक फार्मूला है, ये अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला बेटा। ये अच्छा तरीका, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये बहुत अच्छा लिखा गया हेडिंग कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होती है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मान लो कोई चार्ज बॉडी है, कोई कंडक्टर है बेटा, कोई कंडक्टर है और उसको हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर क्या है, Q का मान अभी क्या है, इस पर है 0 है। Q का मान क्या है, 0 है, और Q का मान 0 होगा तो V का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करते हैं, इसको चार्ज हम देना शुरू किया। इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, चार्ज दिया, थोड़ा सा इस पर Q1 चार्ज आया, तब पोटेंशियल भी एक V1 आ गया, और चार्ज थोड़ा सा बढ़ा दिए, और चार्ज हम इसको दिए हैं माने Q2, तो क्या हो जाएगा V2। अब जानते ही हैं जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे उसका वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। होता क्या है, मान लो एक कंडक्टर को हमने प्लस चार्ज दिया ना, अब जब प्लस चार्ज दे रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, इसको चार्ज हम देना सप्लाई कर रहे हैं। किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, पहले एक चार्ज दिया, अब जब दूसरा चार्ज इसको दिया जाएगा, दूसरा चार्ज इस पर जब जाएगा तो जो पहले ही से चार्ज उसके ऊपर है वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब कि जब कोई चार्ज, कोई कंडक्टर पर चार्ज है और उसको जब और चार्ज दोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट वी हैव टू डू वर्क, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज जब करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। समझे, देखिए जैसे मान लो कि चार्ज इस पर पहले नहीं था, पहले एक चार्ज था, ठीक। अब क्या करोगे, फिर एक और चार्ज आएगा। अब जो जैसे जैसे चार्ज इस पर आते जाएंगे, जैसे मान लो नाम दे देते हैं 1 2 3 4, अब जो 1 वाला चार्ज जाएगा तो इसके ऊपर जो पहले ही से चार्ज है वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन का अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। अब जब पहला वाला चला गया तो प्लस के 3 हो गया, अब दूसरा वाला जाएगा तो रिपल्सन और ज्यादा लगेगा, अब तीसरा वाला जाएगा तो रिपल्सन और ज्यादा लगेगा, चौथा जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, और ज्यादा लगेगा। इसका मीनिंग सिंपल सी बात है, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो हमें एक वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और किसी सिस्टम पर जो वर्क होता है वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसका मीनिंग रहा कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। चार्ज है तो कंफर्म है कि उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी, और वही हम पता करना चाहते हैं। हेडिंग क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है और वो चार्ज है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितना होता है उसी के मान को फाइंड आउट हम लोग करना चाहते हैं। ओके, तो कितना एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना एनर्जी स्टोर वो कर सकता है।
तो कई तरीके लगाने के, एक तो ग्राफ से भी लगा सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी लगा सकते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो यहाँ चाहो तो ग्राफ खींच सकते हो उन दोनों के बीच में, और ग्राफ खींचोगे तो क्या जाएगा कि स्ट्रेट लाइन आपकी जाएगी। और अगर मान लेते हैं कि ये आपका चार्ज है और ये मान लेते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसमें जो एरिया इनक्लोज्ड होती है, जो भी एरिया इसमें घिरेगी बेटा, मान लेते हैं Q है और ये क्या है, V है, इसकी एरिया क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी। इसकी एरिया क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगा। और एरिया क्या है, राइट एंगल है, और राइट एंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यानी कि V इंटू हाइट क्या हो जाएगा, Q। तो W बराबर 1/2 QV, W बराबर 1/2 QV। और W ही क्या होता है, U के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, QV। बट Q बराबर क्या होता है बेटा, CV होता है। इस Q का यहाँ मान रख दीजिए, तो U बराबर 1/2 CV इंटू V, दैट इज 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक काम, एक और फॉर्मूला बना लीजिए। अगर Q बराबर क्या है बेटा, CV है, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। और यहाँ पर V का मान रख दोगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा 1/2 Q²/C। तो 3 फार्मूले आपको बन जाएंगे, 3 फार्मूले आपके बन सकते हैं। ठीक है बेटा, 3 फार्मूले यहाँ से आपके बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फार्मूले आपके बन सकते हैं। कौन कौन देख लो। एक तो आपका ये फार्मूला बन गया, U बराबर 1/2 QV, सबसे इंपॉर्टेंट 1/2 CV², और तीसरा हो जाएगा 1/2 Q²/C। यानी एनर्जी का फार्मूला बन गया बेटा, U बराबर 1/2 QV, 1/2 CV² और 1/2 Q²/C। ये है, दिस इज द फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है, किसी भी कंडक्टर अगर चार्ज है बेटा, इफ अ कंडक्टर हैविंग चार्ज, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और वो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं ना। एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, व्हाट इज द गुड वे टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एंड दैट इज इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन मेथड सबसे बेहतर मेथड होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर बाय इंटीग्रेशन मेथड। कैलकुलस से इसको सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। ओके, तो पहले मैंने मान लिया एक चार्ज है, पहले इस पर Q का मान 0, तो V का मान भी क्या होगा, 0। और इसके बाद मैंने इसको क्या किया है, चार्ज दे दिया है, इसको चार्ज मान लेके दे दिया गया है। अब चार्ज कितना हो गया, अब इस पर Q का मान कितना हो जाएगा, Q, और V का मान क्या हो गया है, V हो गया है। अब मुझे निकालना है इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है, ये हम निकालना चाहते हैं। एकदम आसान है बेटा, चलिए निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर W/Q, याद है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना कि 1 कूलम चार्ज को ना, 1 कूलम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले आने में जो वर्क होता है, एंड दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं कि वर्क ही एनर्जी होता है, वर्क ही एनर्जी होता है, तो हम वर्क यहां से निकाल देते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं। V बराबर लिमिट डेल्टा Q अप्रोचिंग 0 और डेल्टा W/डेल्टा Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, dW क्या हो जाएगा, dQ। तो V बराबर हो जाएगा dW और बाई dQ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो dW बराबर हो जाएगा V इंटू dQ, dW बराबर V इंटू dQ। बट एक फार्मूला आप जानते हैं, एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है बेटा, CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो यहां से हो जाएगा आपका V का मान निकालिए, यहां से बेटा V का मान निकाल लीजिए। तो यहां से V बराबर हो जाएगा Q/C, और ये V का मान उठा के यहां पर रख दीजिए, तो निकल जाएगा dW बराबर, बोलो बेटा,
Q बाई सी और इंटू क्या हो जाएगा dQ। ओके, जल्दी यहां तक उतारिए, यहां तक उतार लीजिए। बहुत एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। dW बराबर Q बाई सी इंटू dQ। ओके बेटा, dW बराबर Q बाई सी इंटू dQ। ओके, चलिए, तो dW बराबर Q बाई सी इंटू dQ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कर दो तो यहां हो जाएगा dW और यहां 1/c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा Q dQ। यहां पे क्या है, 1 है। इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। इंटीग्रेशन जैसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, एक्स क्यू बाई क्या होता है 3, पता ना। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर में एक जोड़ देते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करिए तो क्या हो जाए, x की पावर 4 प्लस 1 और नीचे 4 प्लस 1 तो x की पावर 5 बाई क्या हो जाएगा 5। अच्छा, कहे कि 1 ds करिए तो 1 ds तो 1 को लिख सकते हैं क्या बेटा हम, x के पावर 0 और ये हो जाएगा dx, यानी x के पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 दैट इज x हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। चार्ज कितना बेटा, शुरू में चार्ज कितना था 0, अंतिम चार्ज Q, शुरू में वर्क कितना था W 0 और बाद में वर्क W होगा। चलिए 1, अगर मैं इसको लिखूँ 0 और ये हो जाएगा W, अच्छा 1 को लिखिए अगर W के पावर 0 और ये हो जाएगा dW और ये हो जाएगा 1/c और ये हो जाएगा Q के पावर 1 और हो जाएगा dQ और 0 से लेके कहाँ तक, Q तक। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए तो इंटीग्रेशन W के पावर 0 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 0 प्लस 1 और इंटीग्रेशन 0 से लेके W तक। और इसका होगा बेटा 1/c, बाहर आएगा, इसका हल करिए तो Q के पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के Q तक। ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी हल करिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ बच जाएगा W, यहाँ हो जाएगा Q के पावर 2/2 हो जाएगा, Q के पावर 2/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ मिल गया W 0 से लेके W तक, यहाँ 1/c, यहाँ मिल गया Q स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके Q तक। मान रखो अपर लिमिट यानी कि W माइनस के 0, यहाँ पर 1/c, अपर लिमिट Q स्क्वायर माइनस के 0 और बाई 2, कुल मिला के W बराबर 1/c इंटू Q स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स W बराबर Q स्क्वायर और बाई 2c, और जो W है वही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया Q स्क्वायर बाई 2c। तो एक चार्ज कैपेसिटर, ये कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर अगर चार्ज है तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसका फार्मूला निकल गया U बराबर Q स्क्वायर बाई 2c। और चार्ज कंडक्टर कंटेनिंग दिस एनर्जी, कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज है तो उसके पास इतना एनर्जी स्टोर होगा Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c। सॉल्व कर लीजिए, Q स्क्वायर बाई 2c। चलिए होगा और हल कर दें तो U बराबर आ गया Q स्क्वायर और बाई 2c, लिख देंगे बट Q बराबर क्या होता है CV, Q के हम मान रख दूं तो हो जाएगा U बराबर Q स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा 2c, कट के हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। एक और बन जाएगा बट C बराबर Q बाई V और इसका यहां मान रख दीजिए तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर 1/2 और C का मान रखेंगे Q बाई V और इंटू V स्क्वायर, कट के आ जाएगा 1/2 Q इंटू V। इसका मतलब कितना का फॉर्मूला, U बराबर 1/2 QV या 1/2 CV स्क्वायर या आपका आ गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई भी कंडक्टर चार्ज्ड है या कैपेसिटर चार्ज्ड है तो उसके पास कितना एनर्जी स्टोर होगी, उसका फॉर्मूला निकल गया U बराबर 1/2 QV 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ओके बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
आपका फार्मूला उतार लीजिएगा, इस फार्मूले को डिराइव कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये बहुत, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस आपको दिखाया गया है। देयर आर 4 प्लेट्स। ये कंडक्टिंग प्लेट है बेटा, कंडक्टिंग प्लेट है। द फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट पर कितना चार्ज है? प्लस के क्यू है। इस पर चार्ज कितना है? प्लस के 4q। इस पर चार्ज है माइनस के 2q। इस पर चार्ज है प्लस के 7q। अगर इसमें से किसी भी 2 प्लेट को जोड़ दिया जाए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये हमको पूछना है। बहुत एक लेक्चर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ चार्जेस को डीपली पढ़ाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिकली सॉल्व कर देता हूं, कैसे सॉल्व होता है इसके जवाब हम लोग बाद में देंगे। अभी ट्रिकली सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखो बेटा, ये जो 4 कंडक्टिंग प्लेट दी गई है, ये मान लिया गया कि सारे प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, माने सभी प्लेटों का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक जैसा है। सभी का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक जैसा है। अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिफर करेगा तो नियम बदल जाएगा ना। अभी मैं मान लिया कि देयर आर 4 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स, द ईच प्लेट हैविंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C। सबके चार्ज जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो बराबर है। ओके, एक और खास बता दें कि जो पढ़ोगे Q बराबर जो CV होता है, तो C बराबर Q बाई V, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है वो Q पर और V पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड C डज नॉट डिपेंड ऑन V, ये ध्यान रखो। अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वह इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा सिंपल देख लो, मान लो कोई कंटेनर है, तो किसी कंटेनर में लिक्विड की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर कि वो कितना लिक्विड को स्टोर कर सकता है। ये ध्यान रखना, जो C होता है वो कंडक्टर की बनावट पर डिपेंड करेगा ना, या उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा, वो हम पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड डज नॉट डिपेंड ऑन V। Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है ये बता दिया जाएगा। और एक और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो हमेशा एक पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। C का मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ये 2-3 बातों को याद रखिएगा। अब लगाने का ट्रिक बता दे जल्दी से, ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूं बेटा, है ना, एकदम क्विक इसका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कि पहली प्लेट पे कितना चार्ज है? पहली प्लेट चार्ज है प्लस के Q, दूसरे पर प्लस के 4Q, तीसरे माइनस के 2Q और चौथे प्लस के 7Q चार्जेस है। और पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑफ ईच सरफेस, मैंने हमको निकालना है चार्ज। पहले पर कितना चार्ज होगा, दूसरे पर चार्ज, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें, 6वें, 7वें, किसी भी, मैंने फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच सरफेस। हर सरफेस का हमको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है और उसमें किसी 2 सरफेस को जोड़ देंगे तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये हम लोग को पढ़ना है। ओके बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए हल करते हैं इसको। बस इसमें 2-3 कंसेप्ट जान लीजिए। एक कंसेप्ट ये होता है, एक कंसेप्ट बस जानिएगा हल्का सा, कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज है, मान लो Q1 और यहां एक चार्ज है Q2। जब 2 कंडक्टिंग प्लेट को आमने सामने रखते हैं ना, तो जो इनर सरफेसेस होती हैं उन पर चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। इस पर चार्ज देखो बेटा, इस पर चार्ज मान लो कि x है, तो इस पर चार्ज क्या होगा? माइनस के x होगा। अगर 2 प्लेटें हैं, दोनों पर चार्ज हैं, तो जो इनर सरफेसेस होंगी उन पर चार्ज अगर x है तो इस पर चार्ज माइनस के x होगा, कंफर्म है। एक और खास बात है, अगर मान लो कि इस पर चार्ज है कितना Q और यहां चार्ज है Q1 और यहां चार्ज है Q2, तब तो कंफर्म है कि Q1 प्लस Q2 का मान कितना होगा? Q होगा। क्योंकि चार्ज किसी कंडक्टिंग सरफेस, कोई कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पर होता है। चार्ज कहां होगा? सरफेस पर फैल जाएगा। तुम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज सरफेस पर जाएगा, अंदर चार्ज नहीं रहता है। चार्ज कहां भागता है? सरफेस पर भागता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो ध्यान रखना, अगर मान लो ऐसे समझ लेते हैं, अगर मान लो कि एक सरफेस, मान लो कि यहां सरफेस कोई चार्ज दिया गया है, अगर मान लो इसका चार्ज यहां पर Q है तो इसका चार्ज यहां हो जाएगा Q, कैपिटल Q माइनस के स्मॉल q हो जाएगा ना। ये ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज है Q,
तो टोटल चार्ज क्यू है तो टोटल का कुछ हिस्सा फर्स्ट पर और सेकंड पर आपका आ जाएगा। ओके बेटा, ये ध्यान रखना, अगर दोनों पर चार्ज क्यू है, दोनों पर आमने सामने है तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आएगा। ओके बेटा, इस तरह को क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए कैसे कवर करेंगे इसको, एकदम एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा एक लाइन में, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले पूरा चार्ज जोड़ लीजिए बेटा, टोटल चार्ज जोड़िए, कितना आ रहा है